नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के आर्यभट्ट सभागार में गुरुवार को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसमें राज्यपाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक गायन की प्रस्तुति भी दी गई, जो उपस्थित दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, जिससे हमारे राज्य और देश में खेल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरणा मिले और वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। ये अच्छी प्रक्रिया है और बहुत अच्छी शुरुआत है। खेलों के बारे में हमारे देश में रुचि बढ़ रही है और हमें ध्यान है कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली है, हर क्षेत्र में जो चिंता कर रहे हैं उसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ रांची विश्वविद्यालय को और बाकी अन्य विश्वविद्यालय भी इसका अनुसरण करें और अच्छी तरह से नौजवान साथियों को सक्रियता के साथ भाग लेने का आग्रह करें। राजधानी रांची के राजभवन के समीप झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों, बेरोजगारी और तमाम पदों के खाली रहने के मुद्दे पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस धरने में कांग्रेस के जिलाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। युवा कांग्रेस के इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्र सरकार को उन नीतियों पर सवाल उठाना था जो युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। धरना का नेतृत्व कर रहे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज ने केंद्र सरकार की बेरोजगारी को लेकर नकारात्मक नीतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की अनदेखी की जा रही है, जबकि लाखों पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। ये न केवल युवाओं के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। सरकार की नीतियां और कार्यशैली इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने आगे कहा कि आज युवा वर्ग सरकार की ओर से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लाखों युवाओं के सामने रोजगार के अवसर समाप्त हो चुके हैं और इसके कारण बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। युवाओं को नौकरी के हक से वंचित करने का ये सिलसिला अब नहीं चलने दिया जाएगा। हक है, जो उनका अधिकार है उसको दे दिया जाए। तो डिमांड कुछ नहीं, पिछला 11 साल से जो है मोदी सरकार ये बताने में सफल रही कि सबके साथ सबका विकास है, लेकिन वर्तमान में जो बजट आया, इस बजट के अंदर में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं, रोजगार के कोई अवसर नहीं और देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ भी कहीं ना कहीं अडानी अंबानी जैसे लोगों को हाथों में दिया जा रहा। तो जो अवसर है रोजगार के वो खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी सत्ता पक्ष की जैसा बात कर रहे हैं, सरकार को बार बार समझा रहे हैं कि हमें इन मुद्दों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि उस माध्यम से हम रोजगार अर्जित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर दे सकते हैं। लेकिन सरकार जैसे कि कसम खा रखी है कि अडानी अंबानी छोड़ के किसी को भी रोजगार नहीं देना है, सारा देश का अवसर उन्हें देना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस आज युवाओं के मुद्दों को लेकर, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं के उनके हक अधिकार के लिए आज धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष कर रही है। आप मीडिया के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, हम भी ज्ञापन देंगे और आपके माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि राज्यपाल के माध्यम से सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, इनको जगाने का काम हम आप सब मिलकर करें। और रांची के मोराबादी मैदान में 7 से 17 फरवरी तक 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश विदेश के कई व्यापारिक और तकनीकी कंपनियां अपनी सेवाओं और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इस संबंध में आयोजकों ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
मेले के प्रोजेक्ट चेयरमैन अमित शर्मा ने बताया कि इस साल के ट्रेड फेयर में थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत कुल 8 देशों के व्यापारियों की भागीदारी होगी। इसके अलावा भारत के 15 राज्यों से भी व्यापारी और उद्योग प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस विशाल मेले में करीब 300 स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले का समय सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रहेगा, जिससे लोग दिन भर इसका आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही इस साल के मेले में स्टार्टअप से जुड़ी कई कंपनियां के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जो इस क्षेत्र में अपनी नवीनतम तकनीकों और उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। ये ट्रेड फेयर न केवल व्यापारियों के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी एक शानदार मौका होगा, जहां वे विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नवाचारों से रूबरू हो सकेंगे। जो प्रेस वार्ता की है कि हर वर्ष हम लोग एक ट्रेड मेगा फेयर लगाते हैं इंटरनेशनल, जिसमें अक्रॉस 8 कंट्री के ये होते हैं, 8 देश से लोग आते हैं जो अपना स्टॉल लगाते हैं, और 15 प्रदेश से अलग अलग तरह से जो भी वहाँ की फेमस चीज़ है उस पर वो स्टॉल लगाते हैं। तो ये हमारा 7 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा मोराबादी में, और इसका टाइमिंग होगा सुबह खुलने का 11 बजे से रात 9 बजे तक। खेला में है कि खास आपका ये है कि जैसे कि 8 कंट्री से लोग आ रहे हैं, जिसमें थाईलैंड है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और भी कई देश है जिससे लोग आ रहे हैं। वो अपना अपना स्टॉल लगा रहे हैं, जो वो ऐसा स्टॉल लगाएंगे कि वो आपको मार्केट में वो सामान आपको दिखेगा ही नहीं, आपको वहीं पे मिलेगा ये। और आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर स्थित इंडोमैक बिजनेस सॉल्यूशंस द्वारा 3 दिवसीय B2B इंडस्ट्रियल मशीनरी और इंजीनियरिंग एक्सपो इंडोमैक का आयोजन किया गया है। गुरुवार को इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, ऑटो क्लस्टर के प्रबंधक निदेशक और एशिया अध्यक्ष ने फीता काटकर किया। एक्सपो के बारे में उपायुक्त ने कहा कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया देश का एक महत्वपूर्ण एवं एशिया का सबसे बड़ा लघु उद्योग है, जहां बड़ी संख्या में छोटे मझोले एवं बड़े उद्योग स्थापित हैं। इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सपो के आयोजन से देश विदेश में इंडस्ट्री के क्षेत्र में नवीनतम बदलाव एवं नए तकनीक से यहाँ के उद्योगपति रूबरू होंगे, साथ ही टेक्निकल जानकारी से एक दूसरे को अवगत कराएंगे। SN ठाकुर एवं इंद्र अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि इंडोमैक एक्सपो का आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है और इस तरह के आयोजन की समय समय पर और अधिक आयोजन की आवश्यकता है। वे भी यथासंभव इस तरह के आयोजनकर्ताओं को हर संभव मदद करेंगे, ताकि यहाँ के उद्योगों का और अधिक विकास हो सके एवं तकनीकी रूप से न केवल जमशेदपुर बल्कि झारखंड के सभी उद्योगपति इसका लाभ उठा सके। उक्त उद्घाटन के अवसर पर एक्सपो के निदेशकों ने कहा कि इसमें देश भर से करीब 20,000 विजिटरों के आने की संभावना है एवं करीब 700 करोड़ से भी अधिक के व्यवसाय की आशा है। यह एक्सपो शहर के सभी लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अनेक अवसर प्रदान करेंगे। बता दें कि आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर एवं एशिया के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय ये एक्सपो 8 फरवरी तक चलेगा। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके बियॉन्ड भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसके बियॉन्ड एंसिलरी यूनिट्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और हम लोगों का ये प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट में अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश हो सकें। तो जो भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं, जो जिन कंपनीज़ और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, उनको भी हम लोग ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि झारखंड सरकार के इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के तत्वावधान में नए वर्क्स, नए प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करें, और इसमें डिस्ट्रिक्ट से उनको जो भी कॉपरेशन सपोर्ट हम लोग एज़ पर रूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अधिक से अधिक यहाँ पर आएँ, उससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ लोकल लोगों को मिले, और साथ ही साथ कंट्री के ग्रोथ में और प्रोडक्टिविटी में हम लोग बेटर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर जो यहाँ पर बना हुआ है, जो यहाँ लगा रहा है, यही काम करता है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के लिए। हम लोगों ने दिया है इसको इंडोमैक को करने के लिए, करीब 200 से अधिक स्टॉल हैं। हम लोग सब तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं इनको, साथ ही साथ हम लोग कोशिश है मार्केट यहाँ अच्छा से डेवलप हो। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका कलिकापुर गांव की निवासी प्रियंका भगत ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रियंका को MSc में यूनिवर्सिटी टॉपर बनने पर वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर चुकी हैं। उक्त वक्त प्रियंका बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से MSc बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी टॉपर बनी थी। अब प्रियंका ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में B.Ed में भी टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्हें हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। प्रियंका ने अपनी शिक्षा की शुरुआत
परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से की, जहां उन्होंने वर्ग 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बीएससी और एमएससी के लिए बिलासपुर की राह पकड़ी। कोरोना काल के दौरान उनके माता पिता ने इसका विवाह 2021 में हिमालय भगत से करवा दिया, जिससे प्रियंका को अपनी पढ़ाई को लेकर कई चिंताएं थी, लेकिन उनके पति, सास और ससुर ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए 2025 में विश्वविद्यालय टॉपर बनने की सफलता हासिल की। प्रियंका का मानना है कि रटंत विद्या से सफलता मिल सकती है, लेकिन यदि ध्यान और एकाग्रता से पढ़ाई की जाए तो 1 घंटे की मेहनत में भी टॉप किया जा सकता है। अब प्रियंका का उद्देश्य बायोलॉजी में शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना है। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरा जिला और राज्य भी उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है। शुरू से ही मेरी पढ़ाई अच्छी रही, इसी के कारण शायद मुझे गोल्ड मेडल 2 बार मिल पाया है। मैंने शुरू की पढ़ाई परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा से की है, जहां शिक्षकों ने बहुत अच्छे ढंग से मेरा मार्गदर्शन किया है। और फिर 2015 में मैंने अपने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया और 12th में भी 2017 में मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। फिर 2017 में मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में नामांकन लिया, जहां मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया और फिर वहीं से ही मैंने अपने मास्टर डिग्री भी बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट की, जिसमें मैं टॉपर रही एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, जिसके वजह से दीक्षांत समारोह 2023 में, जो कि 10th कॉन्वोकेशन था वहाँ मुझे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, लोगों को तो है बाहर में थोड़ा बहुत चलते ही है हमारे समाज में थोड़ा बहुत, और कुछ लोग उसमें ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे भी मेरे दोस्त हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल गए कि शायद सोचा भी नहीं था। कुछ मेरे दोस्त बोलते तुम जिस लेवल में तुम्हारी वाइफ तुमको पहुंचाई उस लेवल में एटलीस्ट इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है हम लोग से। इससे बहुत खुशी भी महसूस होती है और आगे भी मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता रहूँगा। झारखंड सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी के रूप में की गई नियुक्ति के बाद झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी द्वारा इस मुद्दे पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। पार्टी के कैंप कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ये सोच बैठे थे कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब उनका ये सपना टूट गया तो अब वो राज्य सरकार के हर फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या अन्य। कई राज्यों में सरकारें अपनी समझ से पुलिस महानिदेशक का चयन करती हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है तो आपको अपनी भूमिका में ही रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देने पर बाबूलाल मरांडी से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बीजेपी को अपना प्रतिपक्ष नेता तय करना चाहिए, जबकि आप अपनी पार्टी में एक नेता तक तय नहीं कर पा रहे हैं। क्या बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन या सीपी सिंह इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं? समय सरकार नेता प्रतिपक्ष से कोई बात करती, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष ना चाहते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि उनकी जगह बनी रहे राजनीति में। ऐसा ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से हुआ। काफी चिंतित दिखे। चिंता इस विषय का था कि जो अरमान पाले हुए थे कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रवास करके बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद उनके द्वारा इस राज्य का संचालन होगा, कैबिनेट में निर्णय लिए जाएंगे और कैबिनेट के निर्णय का अनुपालन होगा। लेकिन जब सपना चकनाचूर हो जाता है तो लोग कई तरह के बहाने ढूंढने लगते हैं। पहले कहा गया कि हम लोग सरकार को सहयोग करना चाहते हैं,
बाबूलाल जी ने तो हनीमून कहा था। उनको ये शब्द हमेशा से पसंद है कि सरकार का भी हनीमून पीरियड है, ये समाप्त होने के बाद हम कुछ बोलेंगे। और आज उन्होंने कहा कि हम ना चाहते हुए भी बोल रहे हैं। बाबूलाल जी खुद इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और कैबिनेट में कई फैसले उनके द्वारा लिए गए। उन फैसलों में एक फैसला यह भी था कि ओबीसी का आरक्षण को घटाया जाए। इधर एनएचएआई की लापरवाही से बुधवार को रांची कुड़ू हाईवे पर मुरगू में अधूरे पुल के पास दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार को सुबह डाइवर्जन पर कोयला लदे बेकाबू ट्रक ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के पीएचडी स्कॉलर छात्र व पीजी की छात्रा को बाइक सहित कुचल दिया। पश्चिम बंगाल निवासी छात्र 24 वर्षीय देवदास मंडल और 23 वर्षीय छात्रा ऐश्वर्या बसक बॉम्बे स्थित हॉस्टल से मनातू स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस जा रहे थे। मुरगू पुल के पास उबड़ खाबड़ डाइवर्जन पर विपरीत दिशा से जा रहे ट्रक की टक्कर से बाइक सवार छात्र छात्रा सड़क पर गिर पड़े। ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया। हादसा इतना भयानक था कि छात्र छात्रा के पैर छोड़कर पूरा शरीर कुचल गया। आंतियां तक बाहर आ गईं। घटना के बाद ड्राइवर रकीब अंसारी ट्रक लेकर भागने लगा, पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटना से आक्रोशित छात्रों ने सुबह करीब रांची कुड़ू हाईवे को जाम कर दिया। वे देर रात 12 बजे तक सड़क पर बैठे रहे। वे एनएचएआई के अफसरों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। छात्रों ने सड़क पर कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देर रात पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क जाम को हटाया। बात रखने दीजिए स्टूडेंट को, मत सपोर्ट कीजिए आप लोग। निवेदन है कि उसको फॉरवर्ड करिए और लिखिए, उस पर कब तक संज्ञान लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आज 3 वर्ष से यहीं बैठे हुए हैं। 2 छात्रों की जान जा चुकी है। हाँ सर, एक बात बताइए, ये एक एक्सीडेंट हॉटस्पॉट है। ए भाई सब शांत हो जाओ। ये एक एक्सीडेंट हॉटस्पॉट है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है। आपको कोई बैरिकेडिंग दिख रहा है यहाँ पे? कोई पुलिसिंग, ना कोई डेंजर साइन। हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं? वाई आर वी पेइंग टैक्सेस? ताकि हम कुत्ते की मौत मरे यहाँ पे। मेरा दोस्त मर गया, जेआरएफ स्कॉलर था। हाँ, 50,000 मंथली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50,000 मंथली दे रही है। सर, आप जेआरएफ का मतलब जानते होंगे, टॉप 1% और 2% लोग करते हैं। 1% लोग, कंट्री का क्रीम था, वो खत्म हो गया, कुत्ते की मौत मर गया। दोनों हेलमेट लगाए, हेलमेट ही लगाने पर चालान काटते हो आप लोग। दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। सर, ये एक एक्सीडेंट हॉटस्पॉट है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती है, आए दिन लोग मरते हैं। लेकिन यहाँ में सर क्यों ये पुल निर्माण नहीं हो रहा? आखिर कितने मौत होगी तब जाके सरकार जाएगी? ना पुल निर्माण हो रहा है। चलो ठीक है, पुल का काम चल रहा है, आप यहाँ बैरिकेडिंग लगाओ। सर थोड़ा सा आप आगे, सर आप यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाओ। आइए सर, जगह बना दीजिए, जगह बनाइए, छात्रों के बीच में रहिए, कोई छात्रों के बीच में नहीं। नीचे रोड का कंडीशन तो दिखाइए। और जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी द्वारा शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट JCAPL 2025 का आयोजन होने जा रहा है। 8 और 9 फरवरी को टेल्को स्थित ट्यूब मेकर्स क्लब में यह टूर्नामेंट होगा। इस टूर्नामेंट में जमशेदपुर के लगभग 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट में 6 पुरुषों की और 2 महिलाओं की टीमें शामिल हैं। ये पहला अवसर है जब महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी क्रिकेट के मैदान में उतरेंगी। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमें भाग लेंगी, जिनमें दलमा डायनामाइट्स, डिमना ड्यूक्स, जमशेदपुर जुबलियंट्स, काली माटी राजा, स्टील स्मेंशर्स, टाटा टाइटंस, जुबली क्वींस और जमशेदपुर दिवस शामिल हैं। ये जानकारी बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में संयोजक CA सुगम
सरायवाला और मीडिया प्रभारी सीए रवि गुप्ता ने दी। ये टूर्नामेंट शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच क्रिकेट के माध्यम से टीम स्पिरिट और शौहराद्य बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। सोसाइटी है जमशेदपुर के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इसमें शहर के लगभग 150 से ऊपर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स है और ये सोसाइटी पहला बार एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है जमशेदपुर के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। वो मेल हो चाहे फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है 8 और 9 तारीख ट्यूब मेकर्स क्लब टेको में आयोजित होगा और ये टेनिस बॉल से होगा और इसमें टोटल 8 टीम पार्टिसिपेट करेगी जिसमें 6 रहेगी मेल टीम और 2 फीमेल टीम। तो ये अपने आप में जैसे महाकुंभ का समय है तो सभी महाकुंभ में डुबकी लगा के तो आ चुके हैं, लेकिन अब सभी क्रिकेट के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। तो एक क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मेंटली फिटनेस भी देता है और एक भाईचारा बढ़ाएगा आपस में। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम सभी जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका जो शेड्यूल होता है वो काफ़ी टाइट रहता है क्योंकि ड्यू डेट्स ये सब फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो ये एक आयोजन इसीलिए किया जा रहा है कि थोड़ा रिलैक्स टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिल पाए और एक ब्रदरहुड, एक फ्रेंडलीहुड माहौल आपस में डेवलप हो पाए। वहीं अवैध अफीम की खेती को रोकने और आम जनता को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए सरायकेला खरसावां पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत पुलिस ने बच्चों और ग्रामीणों के बीच ऐसे चॉकलेट वितरित किए जिनके रैपर पर अफीम की खेती के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणाम लिखे गए थे। ये जागरूकता अभियान 3 थाना क्षेत्रों में चला, जिसमें चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत एसडीपीओ चांडिल के नेतृत्व में घाट दुलमी बाजार में अभियान चलाया गया, जहां लोगों को विशेष रैपर वाले चॉकलेट वितरित किए गए। वहीं खरसावां थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में वर्गीपुर गांव में ग्रामीणों के बीच चॉकलेट बांटे गए और अवैध खेती से होने वाले खतरों पर चर्चा की गई तथा कुचाई थाना क्षेत्र के ग्राम सिरेंगदा में पुलिस ने स्थानीय लोगों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चलाया और चॉकलेट का वितरण किया। सरायकेला खरसावां पुलिस का यह अनोखा प्रयास अवैध अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीणों को इसके कानूनी परिणामों से अवगत कराने के लिए किया गया है। पुलिस प्रशासन का मानना है कि छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव संभव है और जागरूकता फैलाने के लिए तरीका असरदार साबित हो सकता है। जमशेदपुर के मानगो गांधी घाट के पास गुरुवार सुबह निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर काम करते समय जेसीबी ने टाटा स्टील यूआईएसएल की पानी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया। इस कारण मानगो छोटा पुल पर लगभग 4 से 5 घंटे तक आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। पुल पर यातायात की समस्या को देखते हुए पुलिस जवानों को तैनात किया गया था, जो गाड़ियों को छोटे पुल पर जाने से रोक रहे थे। हालांकि कई लोग पानी से भरे पुल को पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पानी का बहाव तेज था और ढलान के कारण पुल पर पानी जमा हो गया था। इस कारण वे नहीं निकल सके। इधर फ्लाईओवर निर्माण में लगी एजेंसी के लोगों ने बताया कि पाइपलाइन खुदाई के दौरान टूट गई थी और इसकी सूचना टाटा स्टील यूआईएसएल के अधिकारियों को दी गई है। यूआईएसएल के अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन की मरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया गया है और 1 से 2 घंटे में इसे ठीक कर दिया जाएगा। इस घटना के कारण बड़े पुल पर भारी जाम की स्थिति बन गई, जिससे मानगो से डिमना चौक, डिमना रोड से मानगो चौक और मानगो चौक के आसपास की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। साथ ही निर्माणाधीन फ्लाईओवर की काम करने वाली एजेंसी की लापरवाही भी सामने आई है। पूरा जल हो गया है, दिक्कत बहुत है। मानगो में जल की ऐसी समस्या है और आगे पानी जो लीकेज हो रही है उससे क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि जल्द से जल्द इसका मरम्मत हो। कहाँ से पानी लीक हुआ है? मेन पाइप फट गया है, 2 लीटर पानी बर्बाद हो गया, काफ़ी बर्बाद हो गया, काफ़ी जाम हो गया, काफ़ी समस्या का ये पानी कैसे लीक हुआ है? जो ये हो रही ना, पिलर हो रही ना, ये आप पिलर बंदी उसी में लीक हुई। और जमशेदपुर में छोटा गोविंदपुर बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जलापूर्ति लगातार दूसरे दिन भी ठप रही। इससे 2 लाख से अधिक लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। इसे संचालित करने वाली एजेंसी ने भुगतान नहीं करने के कारण जलापूर्ति बाधित कर दी है।
4 साल पहले शुरू हुई ये योजना अब विवादों में घिर गई है। पिछले 2 दिनों से जेमिनी इंटरप्राइजेस ने जलापूर्ति बंद कर दी है, जिसके कारण गोविंदपुर, परसुडी और अन्य क्षेत्रों में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गर्मी के मौसम की शुरुआत अभी नहीं हुई है, ऐसे में ही ये समस्या अभी से ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। गोविंदपुर के जनप्रतिनिधि अब इस लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग कर रहे हैं। जिला परिषद परितोष सिंह ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचकर प्रदर्शन किया और क्षेत्र की जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि ये योजना शुरू से ही विवादों में रही है। अब पेयजल स्वच्छता विभाग और एजेंसी के बीच के विवाद का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट करके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। कुल 24 पंचायत के लगभग 22,000-24,000 घरों में पानी की समस्या है। 24,000 घरों में पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे लगभग 2 लाख की आबादी प्रभावित है। और यह योजना अपने शुरुआती दौर से ही भ्रष्टाचार में डूबा रहा, जिसका ये परिणाम है। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि योजना नहीं चलेगी और ये बात अभी आपको दिख रहा है कि इस महीने 4 रोज पहले भी 3-4 रोज पानी बाधित थी और उससे पहले भी 10 जनवरी को भी 2 दिन पानी बाधित थी और आज भी पानी बाधित है। और ठेकेदार जो हैं वो एकदम गैर रवैया अपनाए हुए हैं कि उसने पानी बंद कर दिया कि मेरा 12 महीना से पेमेंट नहीं हो रहा, हम पानी बंद कर दे रहे हैं। बिना एक व्हाट्सएप नोटिस पे इतनी की आबादी पेयजल से वंचित है। और आप समझ सकते हैं कि आज के दिन में भीषण गर्मी में 12 महीने 2 दिन से पानी नहीं है तो लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। हम लोग बार बार जिला प्रशासन से भी, पेयजल विभाग से भी, हम जिला परिषद के मंच पे भी इस समस्या को इसके लिए हम लोग बार बार ये किए हैं कि इस समस्या का समाधान हो, मगर प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। वहीं जेमिनी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर ने कहा कि पिछले 6 महीने से पेयजल स्वच्छता विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन बकाया बिल का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कुल बकाया राशि 2 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। भुगतान न होने के कारण 35 कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण जलापूर्ति बंद कर दी गई है। हमने विगत 6 महीना से एप्लीकेशन दे रहे थे कि भाई मेरा फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग पेमेंट करिए, बट विभाग सुनने को तैयार नहीं था। मैंने दिसंबर 16 को भी बंद किया था, बट विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा आश्वासन के बाद चालू कर दिए। बोले जनवरी में पेमेंट हो जाएगा। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, 12 महीना 10 दिन हो गया, हमको पेमेंट नहीं मिला। करीब 2 करोड़ रुपया से ऊपर बैलेंस हो गया है। मेरा स्टाफ है, 30-40 स्टाफ है, केमिकल है, सब चीज़ कहाँ से लाएंगे। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने बंद कर दिया। बता दें कि जेमिनी इंटरप्राइजेस ने अपने बकाये के भुगतान के लिए कुछ दिन पूर्व भी सांकेतिक रूप से जलापूर्ति ठप की थी। हालांकि उस समय पेयजल स्वच्छता विभाग के आश्वासन के बाद उन्होंने जलापूर्ति शुरू कर दी थी, परंतु भुगतान का आश्वासन पूरा नहीं होने पर पुनः बुधवार को जलापूर्ति ठप कर दी गई। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।